Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Environment Ecology Disaster Management Previous Year Question Series, right? हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा था एंड हम लोग 2011 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को इन ग्रेट डिटेल कवर कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को समझ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पिछले लेक्चर का या इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। इसके पहले मोस्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके भी पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड। राइट नाउ हमने चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर ही लिया है, जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस को देखा था। इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं राइट फ्रॉम 2011 से 2024। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज फ्रॉम 2024। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ। दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। Lion can reproduce any time of the year as they don't have a fixed breeding season. राइट, दे कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम ऑफ द ईयर। अब लायन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना, इंपॉर्टेंट एनिमल है। अब फिर भी इंपॉर्टेंट है तो भी क्या ये इस तरीके का स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए? तो देखो, मोस्ट ऑफ द स्टैटिक बुक नहीं कवर करता है ये सब। कहाँ कवर होगा? कोई मान लो एक पर्टिकुलर मैगजीन कवर कर लिया है ना, सारे मैगजीन्स भी कवर नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से ये तो समझ में आ रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, है ना, इस तरीके का कुछ अगर इस तरीके का स्टेटमेंट रहता है उनसे जुड़ा हुआ, जैसे एक बार एलिफेंट का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। अगर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना है, किसी मैगजीन वगैरह में पढ़ रहे हैं तो। सारे एनिमल्स के बारे में एकदम नहीं, जो मेन एनिमल्स हैं राइट, उनके बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए। तो अभी फॉर टाइम बीइंग इतना समझ लीजिए कि लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, अनलाइक मोस्ट ऑफ अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। गरजता नहीं है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बिग कैट्स कैन रोर बिकॉज दे हैव अ फ्लोटिंग हाइऑइड बोन। इनके अंदर एक आपको फ्लोटिंग हाइऑइड बोन होता है एंड ए स्पेशल लैरिंग्स, लेकिन चीता के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। एंड इसीलिए चीता जो है इट चर्प्स, इट पर, राइट, लेकिन चीता रोर नहीं करता, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है? अनलाइक मेल एनिमल्स, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। देखो, लेपर्ड्स आर टेरिटोरियल एनिमल राइट, एंड दे मार्क देयर बाउंड्रीज यूजिंग सेंट। अब वो सेंट आपको यूरिन से हो, सिक्रेशन से हो, चीक रबिंग से हो। सो लेपर्ड्स ऑल्सो मार्क देयर बाउंड्री यूजिंग सेंट, claw mark, ground scratches, while male leopards may fight if their territories overlap. They can coexist peacefully if there is enough space and if there is enough resources. तो भले मेल लेपर्ड जो हैं वो भले एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनफ रिसोर्स है, इनफ स्पेस है, तो वो पीसफुली भी रह सकते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। तो यहाँ जो लिख रहा है कि मेल लायंस जैसा करता है सेंट मार्किंग के थ्रू अपना टेरिटरी प्रोक्लेम, उस प्रकार से क्या लेपर्ड नहीं करता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेपर्ड भी सेंट मार्किंग को यूज करता है टेरिटरी प्रोक्लेम करने के लिए। एंड अगर आप इस ऑप्शन पे थोड़ा सा समझते, समय देते, एंड अगर आप इस ऑप्शन को इनकरेक्ट करते, तो आप खुद देखो, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते, भले ही आपको 1 और 2 नहीं भी पता होता तो। ठीक है। नाउ जो तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो गया, ए हो गया 1 और 2। यहाँ पे वही सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपको बता चुके हैं। तो सही है फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड वाला गलत है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दिस इज फ्रॉम 2023। क्या कह रहा है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। रुकिए एक सेकंड, दूसरा पढ़िए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड तीसरा देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन अ हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद अ पीएच बिलो 7। अब आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सा सही है? इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे ना, कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, समझिएगा बात को, ठीक है। क्यों पीएचडी करना जरूरी नहीं है, क्यों
एग्जामिनेशन में आपका स्किल चेक हो रहा है, हर जगह आपके नॉलेज को चेक नहीं किया जा रहा है। क्यों आपकी एप्टीट्यूड पे फोकस कर रहा है यूपीएससी, ये समझना होगा। आप एक बात बताओ, क्या ये इस तरीके का स्टेटमेंट आप पढ़ते हो बुक में? नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना। लेकिन अभी आप यहाँ पे पढ़िए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट एबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट जहाँ पे पीएच 3 से कम हो वहां भी मिल जाएंगे। तो क्यों नहीं मिलेंगे? अरे कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी रह रहा होगा। जरूरी है क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ना। एंड क्या ये स्टेटमेंट बनाने के पहले यूपीएससी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया है? तो ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक ही नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आप में करेज है, आप मतलब हिम्मत ले सकते हो, हिम्मत उठा सकते हो, इतना हिम्मत दिखा सकते हो कि ये तीनों स्टेटमेंट को सही मानो। एंड ये तीनों स्टेटमेंट सही है ना। कुछ तो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो 100 डिग्री के ऊपर होंगे, कुछ तो होंगे जो 0 डिग्री के नीचे होंगे, एंड कुछ होंगे जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते होंगे। यूपीएससी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ी पढ़ लिया होगा। एंड ध्यान रखना है, आपका सब्जेक्ट जनरल स्टडीज है, आपको चीजों को जनरल परसेप्शन से देखना है, पीएचडी नहीं करना है चीजों में जाके। ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसके कारण आप इस क्वेश्चन को छोड़ो। एंड ये बात हम इसलिए अभी कह रहे हैं, एक बार नहीं 1000 बार बोलना होगा हमको, क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो हम लोग को लगता है पता नहीं सही है कि नहीं, 1 सही होगा कि नहीं, 2 सही होगा कि नहीं। अब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, n नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कीजिए, एंड अपने आप को समझाइए कि यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा है, आगे भी पूछेगा, एंड जब आगे पूछेगा तो पूरे हिम्मत के साथ इस तरीके के स्टेटमेंट को सही करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, आपके मतलब सहूलियत के लिए हम बहुत सारा कुछ यहाँ बता सकते हैं, जैसे ये देखो क्या लिख रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज करेक्ट। जैसे कुछ थर्मोफाइल्स या थर्मोफिलेस या थर्मोफाइल्स ही बोलिए आप, या hyperthermophiles, they can survive above 100 degree Celsius in places like hot springs, वॉल्केनिक एरियाज सर्वाइव कर सकता है। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो है। दूसरा एक होता है आपको क्रायोफाइल्स, ये आपको एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में भी ये रह सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसी प्रकार से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको एसिडोफाइल्स कहा जाता है, वो भी बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट जहाँ पे पीएच 3 डिग्री से भी कम हो, वो वहां पे रह सकता है। समझ में आया बात? लेकिन क्या आपको ये एग्जाम में नाम याद होना चाहिए था? एकदम नहीं। ये आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तीनों सही होगा, यहाँ पे वो सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये वीडियो इसलिए भी देखना है ना, देखो आप सोल्यूशन पढ़ के जाओगे डायरेक्ट तो होगा ये कि आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा पता होना चाहिए आपको, एंड अगले बार से ना आप इस तरीके के इंफॉर्मेशन को आप रटने लगोगे। तो रटना नहीं है ना, यूपीएससी चाह ही नहीं रहा है कि आप ये सब फालतू का चीज रटो। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 2022 क्या कह रहा है, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी या फंजाई। एक आपको होता है अटाइन एंड्स, जिसमें आपको मोर देन 200 स्पीसीज दिखेंगे, राइट। दे ग्रो देयर ओन फूड बाई फार्मिंग फंगी। अब इसमें भी जो कुछ बेसिक स्पीसीज होंगे वो आपको डेड प्लांट मटेरियल्स को यूज करते हैं। जैसे कि डेड प्लांट मटेरियल्स मतलब क्या हो गया, जैसे कोई पत्ता है जो सड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो द फंगी। इसमें कुछ आपको एडवांस्ड लीफ कटिंग एंड्स हैं, ये आपको फ्रेश लीव्स को कट करते हैं एंड देन टर्न देम इनटू अ सॉफ्ट पेस्ट एंड फीड इट टू देयर फंगी। हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंग। आंसर क्या होगा? एंड। तो हम जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो हम बना चुके हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, हम बार बार आपको यही बताते हैं कि हम लोग हमेशा नोट्स पढ़ रहे हो या किसी क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन देख रहे हो या फिर अपना स्टैटिक नोट्स भी पढ़ रहे हो, तो हमारा मतलब हम लोग ना जबरदस्ती ऐसे पीएचडी करने लगते हैं एंड क्वेश्चन पूछता है सरफेस लेवल पे। तो जब पीटी 365 का एनवायरनमेंट पढ़िए या कोई भी मॉड्यूल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान रखना है कि पूछ रहा है सरफेस लेवल पे क्वेश्चन, उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिर से, मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछ दिया, उसके बाद सब जगह मतलब अभी भी आप गूगल पे टाइप करिए मियावाकी मेथड,
आपको अभी कुछ दिन पहले का कुछ कोई ना कोई न्यूज़ दे देगा। मियावाकी मेथड आप यूपीएससी लिख देते हो अगर कीवर्ड को, तो आपको अभी 4 दिन पहले का कोई ना कोई न्यूज़ दे देगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ दिया, उसके बाद से पागल हो गए हैं सब। लेकिन हमको क्या समझना है, हम शुरू से यही कह रहे, इकोनॉमिक्स वाले में भी यही कह रहे थे एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी, कि क्या कर रहा है, एक टर्म पूछ रहा है एंड वो टर्म के बारे में बोल रहा है कि इनमें से ABCD में से कौन सा सही होगा। सो मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर ABCD। समझिए, मियावाकी मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 to 4 trees per square meter and these forest, ये एक समय के बाद फॉरेस्ट बनेगा, these forest grow in 2 to 3 years and take care of them self। एंड ये किस प्रकार से ये मदद करेगा आप बताओ। ये सिटीज को ठंडा करेगा ना, कॉन्क्रीट एरियाज में हीट को रिड्यूस करेगा, पोल्यूशन कम करेगा, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ये जो फॉरेस्ट है, जो आने वाले समय में 2 से 3 साल में फॉरेस्ट बनेगा तगड़ा, इट विल अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा बाई एब्जॉर्बिंग द कार्बन। अब पढ़िए यहाँ ए ऑप्शन, promotion of commercial farming in arid and semi-arid areas, development of gardens using genetically modified flora। हम अभी तक इतना जो भी कुछ बताया उसमें genetically modified flora का बात की है क्या? Harvesting wind energy, ये तो बात ही नहीं की है। commercial farming का बात की है क्या? हम ऐसा बताएं आपको कि arid semi-arid एरिया होगा। अब सी पढ़िए, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 2 से 4 ट्रीज पर स्क्वायर मीटर में लगाना है एंड ये ट्री जो है वो फॉरेस्ट के रूप में डेवलप कर जाएगा 2 से 3 साल में। एंड इससे होगा क्या, सिटीज ठंडा होगा, पोल्यूशन कम होगा, वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट होगा, कार्बन को एब्जॉर्व किया जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के बाद क्या है, आप एक तरीके का मिनी फॉरेस्ट बना रहे हो अर्बन एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए, 2022 का क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछ रहा है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमको सिंपल पता होता है एकदम आसान भाषा में कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है, काम चल जाता। ये भी मियावाकी भी 2022 का क्वेश्चन था, बायो रॉक भी 2022 का क्वेश्चन है। ये इतना भी पता होता ना कि ये किससे जुड़ा हुआ है तो भी काम निकल जाता। बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या करता है, इट हेल्प्स कोरल्स ग्रो फास्टर, हील बेटर एंड सर्वाइव इन टफ कंडीशन, जैसे कि हाई टेम्परेचर, पोल्यूशन, सेडिमेंट्स। एंड जब ऐसा होगा तो अदर मरीन लाइफ को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया ना कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है, ये कहीं ना कहीं कोरल से जुड़ा हुआ है, राइट। सो इट हेल्प इन रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, इट हेल्प कोरल ग्रो फास्टर, इट हेल्प कोरल हील बेटर, इट हेल्प कोरल सर्वाइव इन टफ कंडीशंस। तो बाकी क्यों पढ़े, तो PT 365 जब आप पढ़ रहे हैं या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो जो भी टर्म उसमें लिखा हुआ है ना, क्योंकि देखो अब UPSC पूछ रहा है इस तरीके का टर्म वगैरह वाला क्वेश्चन, तो जब आप पढ़ रहे हो तो वो किससे जुड़ा हुआ है, एक लाइन में सिंपल वर्ड में उसको रखना है, ठीक है, दिमाग में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन आपके लिए। नो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, एक चीज ये भी हो सकता था ना कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी पे हम पूरा PhD करवाते हैं आपको, लेकिन उसका मतलब पर्पस क्या ही हो जाता, क्या मिल जाता आपको, आप बताओ, है ना। तो समझना होगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से पढ़ना होगा, राइट। क्वेश्चन 6 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब यहाँ 1 से लेके 6 तक दिया हुआ है, 1 से लेके 6 तक कुछ प्लांट्स के नाम हमसे पूछ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक तो पहला कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट, इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। एंड ये हो कैसे रहा होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा होगा बाय बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर। अब क्या आपको ये सारा पता होना चाहिए, एकदम नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते एंड सोचते कि स्पिनच कभी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के कभी भी आप लोग एग्जाम्पल वगैरह में पढ़े हो, तो आप ऐसे ही मतलब गलत हो जाता ना। ये मान लो पर्सलेन जो है, कुल्फा, ये कोई नहीं सुना होगा, ये भी तीनों में है, लेकिन स्पिनच के बारे में तो सब लोग जान रहे हैं। एंड ये क्या आप मतलब आप बताओ, ये चीज आप इसके लिए कोई अलग से स्टडी मटेरियल पढ़ोगे नहीं, जो डेली लाइफ है हमारा उससे कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं एंड वो सीख से हम मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एंड टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज आपके बैक ऑफ द माइंड में होता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है। जब काम होगा बस आपको यही चीज प्रैक्टिस करके वो करना है, मतलब अपने आप को समझाना है कि देखो ये सब अगर हम मेथड अपना रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर रहा है, तो रियल एग्जाम 2025 वाले में भी काम करेगा, जो 25 मई को है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1, 3 एंड 4। अब नहीं पता है ना, अमर क्या है, ये अमरंत के बारे में नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें जो ये अल्फा है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग
प्लांट है, फिक्सिंग प्लांट, वैसे ही 3 भी है एंड ये 4 भी है, 1 3 4 है, राइट। अब ये अल्फा अल्फा को किंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। सो ये अल्फा अल्फा हो गया, ये चिकपी हो गया, ये क्लोवर हो गया, ये सारा क्या करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। जबकि ये अमरंथ, पर्सलेन, स्पेनच, दीज प्लांट डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट ये सब नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर आप ऑप्शन के थ्रू मान लो खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो या खुद से नोट्स बना रहे हो, तो आप जबरदस्ती का ये अल्फा अल्फा पे पीएचडी करोगे, ये अब आ गया है अमरनाथ पे तो आप इस पे पीएचडी करोगे, नहीं करना है भाई। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जितना हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे दैट इज मोर देन एनफ, राइट। इतना ही पढ़िए, इसको 50 बार पढ़िए, काम खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनी। रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर लंग्स है अर्थ का, तो वेटलैंड जो है ना वो किडनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द एबव स्टेटमेंट। वेटलैंड किडनी के जैसा काम कर रहा है, तो जो किडनी काम करता है वैसा वेटलैंड काम कर रहा है, यही मतलब हुआ। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसा दिखाएगा कि वेटलैंड जो है वो किडनी के जैसा काम करता है। आप देखिए, जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इसमें कुछ हेवी मेटल्स है, राइट। अब ये हेवी मेटल जो हैं, जो लेक्स में, रिवर्स में मिल रहे हैं, ये टॉक्सिक है एंड दे stay in environment for long and build up in organisms and studies से ऐसा पता चलता है कि जो aquatic plants है, ये aquatic plant absorb करते हैं इस तरीके के metals को and thus these aquatic plants act as natural filters। अब plants जैसे कि water hyacinth, this is used to clean the wastewater by removing the heavy metals। So which one of the following function of wetland best reflect the above statement? पढ़िए डी को। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड जिस प्रकार से किडनी बॉडी के लिए काम कर रहा है उसी प्रकार से दीज प्लांट्स यूज्ड टू क्लीन वेस्ट वाटर बाय रिमूविंग द हेवी मेटल्स, राइट। आंसर होगा डी। सी पढ़िए, वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो किडनी किस प्रकार से, किडनी के जैसा कैसे हो गया। एल्गी फॉर्म न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच ये कुछ फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल थ्राइव। हाँ, तो किडनी के जैसा कैसे काम हो गया ये। वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कोलेशन एंड इवापोरेशन। तो बात को समझिए ना, हमसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमको ये बताना है कि किस प्रकार से वेटलैंड किडनी के जैसा काम कर रहा है, तो सिर्फ डी ही तो है ऐसा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ब्लू कार्बन। 2021 का क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन क्या होता है। कार्बन एब्जॉर्ब बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ब्लू कार्बन से लोग आराम से मतलब समझ जाते कि ये कहीं ना कहीं ओशन से जुड़ा हुआ कार्बन का बात हो रहा है। सो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम एंड दिस हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर। सी ग्रासेस, मैनग्रोव्स, सॉल्ट मार्सेस एक्ट एज कार्बन सिंक, ट्रैपिंग, स्टोरिंग कार्बन। ब्लू ओशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। चलो इसके पहले समझते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट साइकिल का अगर बात करें ना, तो न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला गैसियस साइकिल, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में रिजर्वॉयर को क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। गैसियस साइकिल का एग्जांपल क्या होगा, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अभी रिजर्वॉयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हम समझाते हैं, थोड़ा सा रुकिए। हम क्या बताएं अभी तक, हमने बताया कि न्यूट्रिएंट साइकिल 2 तरीके का होगा, एक गैसियस साइकिल, एक सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल मतलब कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जहां रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर होता है। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वॉयर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। रिजर्वॉयर इज इन अर्थ क्रस्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस साइकिल। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है ना, स्टोरेज एरिया। बात को समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जहां पे न्यूट्रिएंट जो है ना वो प्राइमरीली फाउंड होते हैं गैसियस फॉर्म में। जैसे अगर गैसियस साइकिल में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजर्वॉयर क्या हो गया, एक ऐसा स्टोरेज एरिया हो गया, जहां पे न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन
मेनली आपको मिलेंगे गैसियस फॉर्म में। एंड जब हम ये कह रहे हैं ना कि एटमॉस्फेयर इज द रिजर्वॉयर फॉर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इट मीन्स दैट दीज नाइट्रोजन्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड मेनली इन द एयर। आया बात समझ में? तो हमसे क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट? कौन सा होगा आप बताओ? फास्फोरस साइकिल होगा, बिकॉज फास्फोरस मूव्स थ्रू लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स। फास्फोरस इज स्टोर्ड इन रॉक्स, सेडिमेंट्स, एंड दिस phosphorus is then released by weathering, leaching, mining। जबकि कार्बन साइकिल का बात करें, नाइट्रोजन साइकिल का बात करें, सल्फर साइकिल का बात करें, these are not linked to rock weathering। आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2021। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इस तरीके के क्वेश्चन से सब लोग डरता है। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि एक स्टैटिक से एक मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस तरीके का पढ़ लेना है आपको, दूसरा पीटी 365 से पढ़ लेना है, एंड तीसरा पीवाईक्यू में जितना पूछा है ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। कवर होना होगा, अगर सॉल्व होगा तो आपसे होगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा सॉल्व। सो कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ 1 से 4 तक कुछ लिखा हुआ है, 1 से 4 तक ऑर्गेनिजम्स का नाम। कह रहा है विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑफ ओशन। ओशंस प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? विच आर एट द बेस ऑफ फूड वेव, राइट, जो खाना बना रहे होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। एंड वो भी कहाँ पूछ रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर? तो ओशन में, मैरीन इकोसिस्टम में। सो अगर मैरीन इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर का बात करें तो वो कौन हो सकता है? साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, algae। These are at the base of food web and they make their own energy through, कैसे बनाएंगे आप बताओ? 50 बार पढ़े होगे कहीं ना कहीं, फोटोसिंथेसिस, दैट इज यूजिंग सनलाइट। अब इसमें ये जो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि क्या है आपको? ब्लू ग्रीन एल्गे, ये साइनोबैक्टीरिया, ये डायटम्स, दीज आर की प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, इन द मरीन इकोसिस्टम। जबकि ये कॉपोड या कॉपेपोड जो पढ़ना आप पढ़ते रहो, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। मतलब क्या हो गया? दे ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता हो। जबकि ये फोरामिनीफेरा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स, मतलब एक कवर होगा, विथ सेल्स दैट हेल्प कैप्चर फूड। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ओशन में, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपने लिए एनर्जी खुद से तैयार कर रहे हैं। जबकि ये कोपेपोड या कॉपपोड या फोरामिनीफेरा है, ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। ठीक, तो ये लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 और 3। अब एक बात ध्यान रखिएगा, नहीं पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले बार से ध्यान रखना है कि अगर फूड चेन पे क्वेश्चन आया तो ये दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, एट द बेस ऑफ फूड वेब होंगे, एट अ बेस ऑफ फूड चेन होंगे, ये लोग बेस में नहीं होंगे। दीज आर नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर इतना ही इंफॉर्मेशन आप थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का ऑर्गेनिजम्स जो दे रहा है ना यूपीएससी, वो रिपीट ही कर रहा है। एंड ये क्वेश्चन टफ इसलिए नहीं था ना, क्योंकि देखो 2 और 3 के बारे में लोगों को 100% पता होता है, जो भी थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़े हैं, तो 2, 3 पक्का होगा। अब ये नहीं पता होता लोगों को कि 1 और 4 होगा कि नहीं होगा, नहीं पढ़ते हैं लोग, नहीं पता है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको सपना नहीं आएगा, एक दिन पहले भी सपना नहीं आएगा कि हाँ ये सब पढ़ के जाना है, लेकिन 2, 3 के बारे में लोगों को पता होता है। एंड 2, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक भी ऐसा नहीं है ना जिसमें 1, 2, 3 या 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा शायद टफ बनता भी क्वेश्चन। लेकिन हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे कि ये चीज़ अभी मेरे लिए बोलना शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन ये भी बात साइमल्टेनियसली आप लोग मानिए कि 2, 3 जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये पता होता है। लोग जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, शंकर आईएएस पढ़ लीजिए या कोई भी मैगजीन वगैरह पढ़ लीजिए, ये कवर होता है उसमें। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज सेइंग इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। मतलब ऐसे सरफेस पे भी सर्वाइव कर जाता है जहाँ सॉइल ना हो। फर्न, लाइकन, मॉश या मशरूम। देखो वी ऑल नो ना कि मशरूम को तो मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो मशरूम तो नहीं हो सकता है। हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो बिना सॉइल के जी ले, सर्वाइव कर जाए, राइट, तो 4th नहीं होगा। एंड फर्न कुछ बड़े प्लांट्स को कहा जाता है जो जिनको सॉइल चाहिए, राइट, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये समझिए, जैसे ये लाइकन, ये मॉस है, राइट, दीज आर द पाइनियर स्पेसीज। क्या होता है पाइनियर स्पीसीज? दैट इज दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन बैरन लैंड, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन रॉक्स इन
प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहाँ पे बहुत कम मिट्टी हो या मिट्टी ना के बराबर हो, एंड दे हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन ओवर टाइम। तो 2 3 पक्का होगा। अब अगर आप 4 को कट कर पाते हो मशरूम के कारण तो फिर एक ऑप्शन यही बचता है, एंड अगर आप 4 को कट कर पा रहे हो तो फिर ये दोनों बचता है, या तो सिर्फ 2 के साथ जाओ या 2 3 के साथ जाओ। फिर फर्न वाला भी कॉन्सेप्ट, मतलब फर्न का तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाता है ना, राइट? ठीक है, तो अगर रिस्क ले सकते हो तो फिर मतलब ऐसे भी देखो, मतलब एक हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ही है। अगर फॉलो करना होगा, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक, एंड फॉलो करना होगा तभी फॉलो कीजिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन हम बताते हैं? ऑब्जर्वेशन ये है कि जब कभी भी आप एलिमिनेट कर लेते हो, ठीक है, एंड आप वैसे ऑप्शन पे पहुंचते हो, मान लो आप जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन था, इसमें आप ए एंड डी को आप 100% एलिमिनेट कर दिए बिकॉज ऑफ मशरूम। अब आपके पास ऑप्शन बचता है बी जिसमें है 2 ओनली, सी उसमें बचता है 2 एंड 3 ओनली, या 2 एंड 3, ठीक। इस तरीके का जब कभी भी सिनेरियो हो जहाँ पे आप 2 ऑप्शन के साथ मतलब आप बचते हो, एंड आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, एंड एक ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, एंड दूसरे वाले ऑप्शन में 2 के बारे में बात कर रहा है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये देखा जाता है, ये ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। आपको फॉलो करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब 100% नहीं होता है। तो ये आपको कब फॉलो करना है? जब मान लो कि आपको तुक्का ही मारना है, एंड आप एकदम ब्लाइंड गेस लगा रहे हो, राइट? आप यहाँ इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिया, इस दोनों में आप मतलब अगर फंसे हुए हो एंड कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट को या ज्यादा ऑप्शन को कवर कर रहा है उसके साथ आपको जाना है, ठीक है। बाकी आपके इन्फॉर्मेशन के यहाँ लिखा हुआ है कि लाइकेंस कैन ग्रो on almost any surface from sea level to high mountain and in different climate, and mosses क्या है, these are non-vascular plant meaning they don't have tissue, they don't have xylem phloem to transport water like most plant, instead they have rhizoid, small hair-like parts to anchor and to absorb water। तो जो काम यहाँ xylem करता है उसके लिए इनके पास rhizoid है, and mosses grow low and flat on the ground। fern के बारे में क्या है, they need indirect sunlight, moist soil and a humid environment to grow well। Mushroom is a fungus that grow above ground and produces spores, tiny reproductive cell। मशरूम आप देख रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। एक तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा सीखते चलना है अभी, राइट। एंड दूसरा बात ये कि अगर मान लो कुछ भी नहीं पता था, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो मतलब नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ है, ठीक है। इसी बात को अप्रिशिएट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीटिवोर्स? क्या होता है ये डेट्रीटिवोर्स? क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट फूड बाय ईटिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, एंड उसी को डेट्रियस कहा जाता है, एंड उसको जो खा रहा है, राइट, उसको डेट्रीटिवोर कहा जाता है। These detritivore help break down this material which is important for cycling of nutrient in ecosystem। अब ये कौन है? इस तरीके के एनिमल कौन है? क्या अर्थवर्म होगा? एकदम होगा। जेलीफिश होगा? नहीं होगा। मिलीपेडेस होगा? नहीं होगा। मिलीपेडेस होगा। सी हॉर्सेस? सी हॉर्सेस नहीं होगा। वुडलाइस होगा। अब इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ये आपके नॉलेज से सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। बताएंगे पहले तो डेट्रीटिवोर क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको फूड मिल रहा है। कैसे फूड मिल रहा है? दे गेट्स अपना फूड बाय ईटिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, है ना। डेड डिकेइंग मटेरियल को खा के इनको अपना फूड प्राप्त होता है। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म डेट्रीटिवोर कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व होगा? सी हॉर्सेस बहुत बार पूछ चुका है, एंड अगर आप सी हॉर्सेस के बारे में जब हम लोग तो जैसे ऐसे पढ़े ना 2024 का, पहले ऐसे ऐसे करके हम लोग 2011 तक जा रहे हैं, तो जब हम लोग इधर पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सी हॉर्सेस पूछा है पहले ऑप्शन में, एंड सी हॉर्सेस के बारे में अगर आपको पता चल गया सी हॉर्सेस कार्निवोर है, सिमिलरली जेलीफिश भी कार्निवोर है, तो चलो ना सी हॉर्सेस तो 100% श्योर है कि हम लोग कि ये क्वेश्चन में पूछा है पहले, 100% श्योर है। तो सी हॉर्सेस के बारे में अगर हमको पता है कि ये कार्निवोर है, दैट इज दीज एनिमल इट अदर एनिमल्स, तो 4 पक्का नहीं होगा, तो नहीं होगा 4, तो नहीं होगा ए बी डी, आंसर डायरेक्ट होगा सी। अब आपको थोड़ी बैठ के एक एक ये सब याद करते रहना है। कोई बुक मिल गया उसमें डेट्रीटिवोर्स के आपको नाम लिखे हुए हैं, लिस्ट दिया हुआ है 150, अरे नहीं पढ़ना है भाई। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हो जाता। पूछा है पहले सी हॉर्सेस के बारे में। जेलीफिश भी कार्निवोर है। जेलीफिश कैन ग्रो क्विकली एंड रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड। सी हॉर्सेस के बारे में पता होता कि कार्निवोर है, तो ए बी डी तीनों गलत हो जाता, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे लिख दिए जैसे
अर्थफॉर्म हो गया, मिलीपेडिस हो गया, डंग बीटल्स, वुडलीस या लाइस, क्यूजन स्टार्स, दीज आर डेट्रिटिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फ्रॉम 2021, कह रहा है which of the following have species, which of the following have species that can establish a symbiotic relationship with other organisms। symbiotic relationship या symbiosis क्या होता है? symbiosis दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो सिम्बायोसिस इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट बेनिफिट वन और बोथ ऑफ देम। हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज that can establish symbiotic relation with other organism। तो 1 2 3 तीनों होगा, right? The relationship between cnidarians like corals and dinoflagellate algae, the relationship between mycorrhiza, a fungus, and plant roots। In protozoa, mutualistic relationship exist with bacteria, algae or other organisms like termites which help digest wood। तो पूछ रहा है सिंपल कि 1 2 3 में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशन किसी दूसरे तीसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एस्टेब्लिश कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो आंसर होगा तीनों। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 2021 का क्वेश्चन है, हेजहॉग, मैरमॉट, पैंगोलिन। कंसिडर द फॉलोइंग animals, hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chance of being captured by predator, which of the above organism rolls up and protect its या प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट। इसका भी आंसर क्या होगा आप बताओ? हेजहॉग होगा, पैंगोलिन होगा, मैरमॉट नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, हम इसमें कितना भी समझा देंगे, अगर आप नाम सुने ही नहीं हो, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ये तो सुने हुए होते हैं, राइट? लेकिन एक बार सुन लेना, कहीं पढ़ लेना, क्या दिमाग में रह जाता है? नहीं रहता है। एंड जब इस तरीके का नाम आएगा तो क्वेश्चन कैसा होगा? टफ होगा। अब अभी हम कोई भी लॉजिक अगर इसमें देंगे तो वो नॉनसेंस से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। एंड बहुत पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी फिर से हम बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी तो पूछेंगे ना जो हमारे लिए काम का ही नहीं होगा, जो हमने कभी पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो अभी बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि 1 और 3 इसका आंसर है। हेजहॉग के पास ना शार्प स्पाइन्स होता है जिसको क्विल्स कहा जाता है, दैट दे यूज फॉर डिफेंस। एंड जब भी इनको लगेगा कि कुछ खतरा है ना तो ये रोल कर लेते हैं। दे कर्ल इनटू बॉल, टकिंग देयर हेड एंड फीट इनटू देयर बॉडी, एंड देयर क्विल स्टैंड अप टू प्रोटेक्ट देम। तो ये 1 तो होगा। पैंगोलिन जो है, इट ऑल्सो कर्ल्स इनटू टाइट बॉल when threatened and use their sharp scaled tails to defend themselves। जबकि ये मैरमॉट जो है, the yellow bellied marmot does not roll up like other। जब ये predator को देखता है तो it whistles to warn others and then hides under a rock pile until the danger is gone। This is about marmot। तो सिर्फ hedgehog and pangolin ये roll up करते हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए। 15 क्या कह रहा है? द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड with scattered small trees, but extensive area have no tree। The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some condition। Which of the following are such condition? देखो, जो सवाना है, सवाना क्लाइमेट या सूडान क्लाइमेट, राइट, दिस इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको तगड़ा फॉरेस्ट दिखेगा एंड डेजर्ट्स में आपको कुछ नहीं दिखता है, राइट, एकदम मतलब बालू वगैरह सिर्फ दिख रहा है, तो वो हो क्या रहा है? अगर हम ट्रीज का इंटेंसिटी बात करें तो वो ट्रीज जो यहाँ मैक्सिमम है वो धीरे धीरे कम होता होता आपको यहाँ एकदम खत्म हो जाता है ना? आप जैसे इस डायरेक्शन में जाते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जब आपको बहुत सारा ट्रीज वगैरह दिख रहा है तो इस एरिया में आपको क्या दिख रहा होगा? इस एरिया में आपको ग्रासेस दिख रहे होंगे। और क्या दिख रहा होगा? इस एरिया में आपको स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज दिख रहे होंगे, है ना? मतलब रेगुलर एकदम ट्रीज वगैरह नहीं दिख के यहाँ कुछ ट्री एंड दैट टू स्मॉल। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये एरिया में जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कम हो रहा है ये कौन से कारण से हो रहा है? कौन सा ऐसा कारण है इस जगह में, कौन सा ऐसा कंडीशन है इस जगह में जिसके कारण फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेक में है, कंट्रोल में है? तो आप एक बात बताओ, 100% आप कौन से चीज से आप मतलब श्योर हो सकते हो? एक तो यहाँ सीजनल रेनफॉल है, तो जो यहाँ तगड़ा रेनफॉल हो रहा है जिसके कारण यहाँ पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में है, वो चीज यहाँ पे है नहीं, तो 4 पक्का होगा। 4 किस में है? 4 इसमें है एंड 4 इसमें है। ग्रेजिंग हार्बीवोर्स है, इसके साथ आप जा सकते हो ना, बिकॉज एनिमल्स लाइक जेब्रा, एंटीलोप ईट यंग ट्रीज एंड वो जो यंग ट्रीज है ना उसको ये लोग खा के खत्म कर देते हैं। होता क्या है फिर? वो ट्री जो है
वो मैच्योर हो ही नहीं पाता है फॉरेस्ट में। रेनफॉल के भी बारे में वही चीज हमने देखा कि रेनफॉल इनसफिशिएंट है, सीजनल है। एक अच्छा खासा यहाँ आपको ड्राई पीरियड देखने को मिलेगा। एक्चुअली दिस रीजन इज नोन टू हैव लॉन्ग ड्राई पीरियड्स। तो 3 और 4 पक्का होगा। अब क्या सारा चीज मतलब पता होना जरूरी था? अगर 3, 4 पक्का होगा, फायर भी एक रीजन हो सकता है। फ्रीक्वेंट नेचुरल फायर एंड दोज सेट बाय फार्मर्स क्लियर द लैंड प्रिवेंटिंग लार्जर ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। अब अगर बरेइंग एनिमल्स का बात करें, जो गड्ढा वगैरह कर देते हैं मिट्टी में, टर्माइट्स का बात करें, सॉइल प्रॉपर्टीज का बात करें, सो ये सब तो सॉइल हेल्थ को और इंक्रीज कर रहा है ना, है कि नहीं? एंड सॉइल हेल्थ अगर इंक्रीज होगा इसके चलते, तो हो सकता है कि पेड़ बड़े हों, फॉरेस्ट ग्रोथ हो। यहाँ तो बोल रहा है कि फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वन तो पक्का नहीं होगा। एंड अगर आपको इस बात पे कंफ्यूजन होगा भी कि पता नहीं शायद सॉइल प्रॉपर्टीज जगह पे वैसा होगा, तो ठीक है, इस ऑप्शन के साथ रुक जाइए। लेकिन कोई भी तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नहीं जिसमें 2, 3, 4, 5 चारों हो। एक ही ऑप्शन है 2, 3, 4 वाला, जो कि सी है। क्लियर है बात? ठीक है। तो बहुत बार मतलब आसान तरीके से पढ़िए क्वेश्चन को। बहुत सारा ऑप्शन है तो वो क्वेश्चन बहुत सारा जिसमें ऑप्शन वगैरह दे देता है ना, वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान ही होता है छोटे क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि छोटा क्वेश्चन अचानक से एक स्टेटमेंट, एक वर्ड देगा, बोलेगा दिस टर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज ABCD। लेकिन जब ऐसा कुछ बड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन होता है तब उसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो 15 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plants formed that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphyte rooted on upper branches of trees. This is most likely description of। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसका सिंपल सा कारण है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन को हम लोग देखे थे एंड हमने वहां पे बताया था कि क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जब हम लोग पढ़ेंगे या जब उसको कवर करेंगे, तो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को कीवर्ड्स के थ्रू उसका आंसर, उसका जो क्वेश्चन बनता है ना, वो कीवर्ड्स के अराउंड बनता है। अगर कीवर्ड्स पता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। एंड यहाँ कीवर्ड क्या है? एपिफेट्स। एपिफाइट्स क्या होता है? एपिफाइट्स बताओ, आप में से किसी को पता है तो। एंड थोड़ा सा समय दीजिए, हम क्लाइमेटिक रीजन्स का जो कीवर्ड है, हर क्लाइमेटिक रीजन के लिए क्या क्या कीवर्ड है, बस उसको ध्यान रखना है। 1 से 2 पेज का PDF बनेगा, 1 से 2 पेज का नोट्स बनेगा, वो नोट्स को आपको पढ़ लेना है। हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछता है। अगर नोट्स के थ्रू पढ़ने जाइएगा तो फंस जाइएगा, अगर कोई बुक वगैरह के थ्रू पढ़ने जाइएगा फंस जाइएगा, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। अभी जैसे आप एपिफाइट्स देखते, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक क्या करना चाहिए था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एपिफाइट्स क्या होता है? दीज आर प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ये कैनोपी हो गया मान लो, नहीं ऐसे नहीं समझो, ये मान लो एक ब्रांच हो गया, इस पे कोई अदर प्लांट ग्रो कर गया है, इसको एपिफाइट्स कहा जाएगा। कौन से फॉरेस्ट का? ये कौन सा, किसका डिस्क्रिप्शन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। बाकी कुछ पढ़ के नहीं भी समझ में आया तो भी काम हो जाता है। यहाँ पे एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का, हम बस तरीका बता रहे हैं क्योंकि जबरदस्ती का PhD नहीं कराना है आपको। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, लीफ जो है वो बहुत जल्दी मतलब डिकम्पोज कर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो जाता है? बिकॉज ऑफ हॉट मॉइस्ट कंडीशन। कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा एंड हम जिस चीज को, जिस कीवर्ड को बोल रहे हैं दिमाग में रखना, उसको रखिएगा। दिस वाज फ्रॉम 2021। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच वाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। 2018 का ये क्वेश्चन है। ये है क्या एक्चुअल में? साइंटिफिक नेम दिया हुआ है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसको हिंदी में विलायती बबूल या कीकर कहा जाता है एंड ये एक इन्वेसिव ट्री स्पीसीज है। कहाँ से आया है ये? ओरिजिनली फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड ये फिर नॉर्दर्न इंडिया में स्प्रेड कर गया एंड इन्वेसिव है ना, तो पूरे जगह को इन्वेड कर जाएगा, आउट कम्पीटिंग द नेटिव प्लांट्स। जो उस एरिया के नेटिव प्लांट्स होंगे उसको आउट कम्पीट कर जाएगा एंड अफेक्ट करेगा लोकल बायोडाइवर्सिटी को। ट्री रिड्यूसेस द सक्सेस ऑफ बर्ड नेस्टिंग एंड डिसरप्ट द लोकल सिस्टम। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है? इन्वेसिव प्लांट्स क्या होता है? दीज आर द स्पीसीज दैट आर नॉट नेटिव टू अ रीजन बट स्प्रेड रैपिडली एंड थ्रेटन द लोकल स्पीसीज। दीज प्लांट कैन बी कॉम्पिटिटर, प्रेडेटर, पैथोजन, पैरासाइट्स। सो न्यूज में क्यों था?
बिकॉज इन्वेसिव है एंड सो इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। ये है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस। डेजर्ट में क्या है, पानी बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है पानी, राइट। तो जो पेड़ पौधा है वहां पे वो पानी का लॉस कम करे, तो वो पानी का लॉस कम करे उसके लिए पेड़ों में या पेड़ पौधा जो भी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। अब वो मॉडिफिकेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉडिफिकेशन है। समझ में आया क्वेश्चन? So desert plants are adapted to conserve water in extremely dry environment and इसीलिए वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत कम पानी लूज करते हैं। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज देयर लीव्स आर ईदर एब्सेंट, या फिर उनका जो पत्ता होगा वो बहुत छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, एब्सेंट होगा तब तो होगा ही नहीं पत्तों से, या फिर इनका जो पत्ता है दे हैव मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया एंड मिनिमाइजेस द वाटर लॉस। तो आपको किस तरीके का लीफ मॉडिफिकेशन दिखेगा? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स हो जाते हैं। अगर वैक्सी लीव है, मतलब लीव्स में आपको वैक्सी कोटिंग अगर दिख रहा है, तो दिस हेल्प इन रिटेनिंग द वाटर। अगर वाटर को रिटेन कर रहा है इसका मतलब वाटर लॉस कम हो रहा है, तो पहला होगा। छोटा पत्ता है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। आपको थॉर्न्स दिखेंगे, स्पाइन्स दिखेंगे इंस्टेड ऑफ लीव्स, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। पत्ता ऐसा है ना जी, थॉर्न है तो वो क्या हो गया? सरफेस एरिया कम हो गया, तो वाटर लॉस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो 1 2 3 तीनों होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो रूट्स होता है ना डेजर्ट प्लांट का, वो क्या होता है? थोड़ा डीप होता है, ताकि अगर अंदर बहुत नीचे भी अगर पानी है तो वो पानी को वो एसेस कर सके। अब यहीं पे एक टर्म आता है, इसको भी पढ़ लीजिए, ये ज़ेरोफाइट्स। क्या होता है ये? दीज आर प्लांट दैट ग्रो इन वेरी ड्राई कंडीशन लाइक दोज इन डेजर्ट्स ऑन रॉक और एट हाई एल्टीट्यूड। इस क्वेश्चन का आंसर तुमको समझ में आ ही गया है, 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी कारण के कारण वाओ बटरफ्लाइज की स्पीसीज पे का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गिर जाता है, कम हो जाता है, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये बताना है। अब ये क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि क्या यूपीएससी आपके नॉलेज को चेक कर रहा है या एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है। पढ़िए स्टेटमेंट 1 क्या पूछ रहा है कि अगर किसी कारण से बटरफ्लाइज का पॉपुलेशन कम हो रहा है किसी एरिया में, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? यही पूछा है ना, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, असर क्या होगा? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। हो सकता है। पॉलिनेशन क्या होता है? आप में से किसी को पता है क्या पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डैश टू डैश इन अ प्लांट और फ्रॉम वन प्लांट टू अदर। क्या से क्या आप बताओ? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम डैश टू डैश, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं ना। आप बताओ ये पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन, राइट। नाउ हमसे कह रहा है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम होगा। पॉलिनेशन का एक एजेंट है बटरफ्लाई, तो एकदम ये सही बात है। हो सकता है 1 पक्का सही होगा। क्यों? क्योंकि आंसर में लिखा है कुड बी। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। पहला सही होगा। पहला किस में है? पहला इसमें है, इसमें है एंड इसमें है। सेकंड पढ़िए, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। ये कहाँ से आप बात आ गया? आप बताओ कि किसी जगह बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो वहां फंगल इन्फेक्शन ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। गलत हो जाएगा ये, है ना। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वेस्प, स्पाइडर्स, बर्ड्स। इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज, जैसे कि इनका पॉपुलेशन कम हो सकता है, तो ये भी सही है। हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये जो स्पीसीज हैं ये हो सकता है बटरफ्लाई को खाते होंगे, है ना। तो बटरफ्लाई गया तो ये भी जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। एंड यहाँ पे भी देखो, अगर ऑब्जर्वेशन वाला बात याद है तो यहाँ पे भी देखिए 1 और 3, ये बी एंड डी 2 के कारण तो गलत ही हो गया। तो ए एंड सी जो है इसमें दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए था? सी के साथ, क्योंकि 1 और 3 था सी में एंड इसमें सिर्फ 1 था। समझ में आया बात? क्लियर है। एंड इस पॉइंट के के बारे में ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस लिंकिंग बटरफ्लाइज टू एन इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन इन कल्टिवेटेड प्लांट। अब इससे जुड़ा और भी कुछ तगड़ा इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम मोस्ट ऑफ द चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। एंड पहले भी बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन में यूपीएससी आपके नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है। एंड अगर ये बात आपको जबरदस्ती कोई रटवा रहा है तो बस आपको बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन कहीं पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पे ध्यान से सुनिएगा फंक्शनल यूनिट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज बायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जो कि आपका एबायोटिक कंपोनेंट हुआ, है ना। तो ऐसा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, एंड दिस इकोसिस्टम इट कैन वेरी ग्रेटली इन साइज, रेंजिंग फ्रॉम समथिंग लाइक स्मॉल पॉन्ड, छोटा सा तालाब जैसा कुछ, टू समथिंग लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट, ओशन, है ना। साइज में दिख रहा है कितना डिफरेंस है, बट ये भी एक इकोसिस्टम है, ये भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के बारे में, दैट पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज inhabited by living organism, a community of organism interacting with one another, a community of organism together with environment in which they live. This is the correct statement, this is the correct definition, description of ecosystem, the flora and fauna of geographical area। ये सब कहाँ से होगा, ठीक है, क्लियर है बात। एंड ये सब तो कोई भी आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे बेसिक डेफिनेशन से ही तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। नाउ यहाँ पे ये भी देखो, द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम वर्क टुगेदर फॉर्मिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर यूनिक टू each type. These components include productivity, the rate at which plants and other producers create new biomass, decomposition, the breakdown of dead organic matter into simpler substances, energy flow, the transfer of energy from one organism to another within food chain, and the last one is nutrient cycling, the recycling of essential nutrients within the ecosystem। हमसे सिर्फ पूछा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम बेस्ट सी से डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिकॉज द वेजिटेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज diverse and it can be classified into different type based on the climate and geography of the region। जैसे यहाँ आपको बीच फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो अंडमान निकोबार के बारे में लिख दिया, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। जैसे इंदिरा पॉइंट लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, 10 डिग्री चैनल। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं ना कि इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में मिल रहा है ना, भले वो स्कैटर्ड भी हो इन्फॉर्मेशन, पढ़ लीजिए। मान लो अभी 10 डिग्री चैनल के बारे में ही पढ़ लिया, हो गया ना। अगर अभी हम 8, 9, 10 डिग्री सब पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन। तो अभी जितना मिल रहा है उतना इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना है। सो 10 डिग्री चैनल, अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड का बात करेंगे, दिस इज होम टू इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। कोस्टल लाइन फीचर कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। रेनफॉल एंड वेजिटेशन इन अंडमान Island, Andaman Nicobar Island. The island experiences convectional rainfall and have an equatorial type of vegetation. कुछ important peaks जो अंडमान निकोबार आइलैंड में दिखेंगे, तो जैसे शैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर। अब ये सब चीज इस तरीके का, यही सेम क्वेश्चन था हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखे थे, जब हम आपको ये बताएं कि ये पीक्स के बारे में जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि ये अंडमान निकोबार का है। ऐसा नहीं हो कि ये थ्यूलियर पीक जो है माउंट थ्यूलियर, अब आप ये सोच रहे हो ना, आपका दिमाग कहीं चल रहा है कनाडा या यूरोप की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स या ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऐड कर रहा है? कार्बन साइकिल, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जहां पे कार्बन एटम्स मूव बिटवीन एटमॉस्फेयर अर्थ एंड बैक टू एटमॉस्फेयर, राइट। सो एटमॉस्फेयर से अर्थ एंड देन बैक टू एटमॉस्फेयर। अब नहीं भी कुछ पता है, नहीं मतलब दिमाग में है, खुद से सोचते हैं क्या वॉल्केनिक एक्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा होगा? क्यों नहीं हो रहा होगा? क्या ऑर्गेनिक मैटर डीके कर रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? एकदम हो रहा होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है एटमॉस्फेयर में? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू भी ऐड होता है कार्बन साइकिल में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 2014 का क्वेश्चन है, आप बताओ फोटोसिंथेसिस में कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट लेता है एंड तब जाके खाना बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिलीज क्या करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन. हमसे पूछ रहा है वैसा बताओ जो रिलीज करता हो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऐड करता हो, ऐड करने के लिए उसको रिलीज करना पड़ेगा. यहाँ तो CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है तो 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 3 यहाँ पे है, नहीं होगा. आंसर क्या होगा हमारा 1, 2 एंड 4. हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज फ्रॉम 2014. क्या कह रहा है, बैट्स, bears and rodent. The phenomena of hibernation can be observed in which of the above kinds of animals? 1 and 2 only, 2 only, 1, 2, 3. Hibernation cannot be observed in any of the above. देखो समझते हैं. देखो, animals can be divided into 2 types based on temperature regulation. ये 2 टाइप कौन कौन सा है, तो ये 2 टाइप है. एक है एंडोथर्म, दूसरा है एक्टोथर्म. एंडोथर्म जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स. एक्टोथर्म जैसे कि रेप्टाइल्स, फ्रॉग. क्या होता है ये एंडोथर्म एक्टोथर्म, एग्जाम्पल तो देख लिया हमने. एंडोथर्म, दे जनरेट देयर ओन हीट, राइट, एंड कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर, राइट. सो एंडोथर्म अपना हीट खुद जनरेट करते हैं एंड अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं भले ही बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो. एग्जाम्पल्स मैमल्स, एग्जाम्पल बर्ड्स. जबकि एक्टोथर्म का अगर बात करें, जैसे कि रेप्टाइल्स, जैसे कि फ्रॉग्स, सो दे रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. यहाँ तक ठीक है, कोई इशू नहीं. नाउ दिस हिबरनेशन इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एंडोथर्म्स. Endotherms क्या था, who generate their own heat and keep their body temperature constant regardless of the outside temperature. So hibernation is a state of inactivity in endotherms जहाँ पे where their metabolism slows down. क्यों metabolism slow हो जाता है, to conserve energy during cold periods. Animals जैसे कि bears, bats, groundhogs, they hibernate in winter to conserve energy. तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बैट भी, बियर भी, रोडेंट्स भी. सो आंसर इज C, 1, 2 एंड 3. ठीक, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने सब कुछ आपको. नाउ 24 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन. अब हमने पढ़ने के दरमियान ये पढ़ा था कि डायटम जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो सबसे पहले तो यही होगा, है ना, अपना खाना खुद बना रहा है तो सबसे पहले तो वही होगा. यहाँ डायटम सबसे लास्ट में है, यहाँ बीच में है, नहीं होगा ना. इसमें एंड इसमें पहले दिया हुआ है तो A एंड C में तो कोई पक्का होगा. पढ़ा है हमने डायटम्स के बारे में, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत कुछ नहीं भी पता है तो जो PYQ में इस तरीके का ऑप्शन या नाम वगैरह दिया हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा काम. नहीं तो क्वेश्चन टफ है. अब A एंड C के साथ ही तो आपको मतलब जाना है ना. अब कोई भी इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, फीडिंग रिलेशनशिप होता है ना, कि ये कुछ खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा. एंड इससे होता क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल फॉर्म होता है एंड दीज लेवल क्रिएट फूड चेन स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर एंड एंडिंग विथ टॉप कार्निवोर. अब हमको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन. अब वो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो सकता है, डायटम्स हो सकता है. अभी नाम सुनिए, अभी याद करिए, पहले भी पढ़े. साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, एल्गी हो सकता है. दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. दे फॉर्म द बेस ऑफ द ओशनिक फूड चेन. जबकि ये क्रस्टेशियंस जैसे कि ध्यान रखिएगा, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प, दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन. एंड फिर फिश जैसे कि हेरिंग्स, तो ये क्या है, एक तरीके का फिश है. ये क्या करता है, ये इस क्रस्टेशियन को खाता है. तो सबसे पहले क्या होगा, डायटम्स, फिर क्रस्टेशियंस, फिर हेरिंग्स. तो अगले बार के लिए ध्यान रखना है, अगले बार अगर ऐसा कुछ देता है डायटम, लॉबस्टर एंड फिर हेरिंग्स, तो कर लीजिएगा ना. ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी. क्रस्टेशियंस आपको क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प, हेरिंग्स आपको फिश हो गया. आंसर इज A. जितना इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 25. अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ द अदर 3. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ABCD लिखा हुआ है इसमें 3 जो है वो एक क्लास का है एंड एक जो बचेगा वो किसी दूसरे क्लास का है. अब आप एक बात बताओ, सोचना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना. क्रैब अभी हमने पढ़ा, क्रस्टेशियंस, राइट, एग्जाम्पल में अभी देखा हम. जबकि स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर को नहीं पता है, अगर डिटेल में कुछ नहीं पता है तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इसको हम लोग एक कैटेगरी में रख तो सकते हैं, पक्का बात है. अब ये
ठीक है, अब माइट के बारे में नहीं भी पता है, समझना समझना हम कैसे सॉल्व करवा रहे हैं वो बस समझने का प्रयास कीजिएगा। स्कॉर्पियन स्पाइडर को तो एक कैटेगरी में रख सकते हैं ना, लेकिन क्रैब को रखेंगे क्या कभी? अब ये दोनों को अगर मान लो कि आप एक कैटेगरी एक क्लास में रख भी रहे हो, तो आप इसके साथ किसको रखोगे? माइट को तो रख भी लोगे। एक बात बोल रहे हैं, आपको पता है कि ये तो पक्का नहीं होगा इसके साथ, एंड ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये पक्का पता है नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आप बताओ? कि क्रैब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अदर 3 जो क्लास के साथ बिलोंग करते हैं उसके साथ क्रैब बिलोंग नहीं करता है। अब देखो, erectid, these are a group of invertebrates and it includes spiders, scorpions, ticks, mites, and they are mostly carnivorous. They prey on insects. They help control insect population. Arachnids are terrestrial, right? समझिए, that is they live on land and they do not have wings or antenna, right? जबकि हमने अभी पढ़ा था कि क्रस्टेशियन है ये क्रैब। Crustaceans are another group of arthropods, right? Including animals like crabs, lobster, crayfish, shrimps, prawns, barnacles, ठीक है? तो ये इन तीनों से अलग होगा। आंसर क्या होगा मेरा? ए, ठीक है? यहाँ जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज फ्रॉम 2014। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है आप बताओ? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, सनलाइट को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो यही तो प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, जिसके थ्रू ऑटोट्रॉप जैसे कि कोई ग्रीन प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ताकि वो ग्लूकोज बना सके। ऑटोट्रॉप जो है वो ग्लूकोज बना सके, कार्बोहाइड्रेट बना सके, एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज कर सके, राइट? सो इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced to form glucose and water is oxidized to release oxygen। सिंपल, बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझिए कि जब कभी भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसको रिडक्शन कहा जाता है, जब कभी भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो क्या हो रहा है? जो फ्री एनर्जी है वो फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एंड फिर वो स्टोर है ग्लूकोज के फॉर्म में। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर गिवन आउट हो रहा है? नहीं ना, ये सब तो यूज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, आप बताओ? नहीं पता है ना बी के बारे में, ठीक है? सी एंड डी तो पक्का गलत होगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेसिक प्रोसेस है, पता होना चाहिए आपको। पेड़ इससे अपना खाना बना रहा है एंड वो खाना बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है। यहाँ लिख रहा है कि रिलीज हो रहा है, रिलीज कहाँ हो रहा है? रिलीज तो ऑक्सीजन हो रहा है, तो सी डी तो पक्का नहीं होगा। अब हो क्या रहा है? जो फ्री एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ सनलाइट वो कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड वो फिर स्टोर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। यही तो सिंपल प्रोसेस है। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम समझा दिए वही दिया हुआ है। क्वेश्चन 27 देखिए, विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम which of the following kinds of organism are known as decomposer ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स? साइंस टेक में इस तरीके का क्वेश्चन किए थे हम लोग। डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है। डिकम्पोजर किसको कहा जाता है? विच ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में। एंड इस प्रोसेस को ही, इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही तो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। वायरस ऑर्गेनिज्म है, वायरस आर नॉट डिकम्पोजर बिकॉज दे नीड अ लिविंग होस्ट, राइट, टू फंक्शन। तो वायरस तो होगा नहीं। अब जैसे आपको ये चीज समझ में आ रहा है, आप डायरेक्ट बी के साथ जाओगे ना, क्योंकि 1 जो है आपको ए सी डी तीनों में है। सो डिकम्पोजर्स लाइक फंगी, फंजाई, बैक्टीरिया, राइट, ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। वायरस आर नॉट डिकम्पोजर्स बिकॉज दे नीड अ लिविंग होस्ट टू फंक्शन। सिर्फ इतना भी पता होता ना कि वायरस को एक लिविंग होस्ट चाहिए तभी वो फंक्शन कर सकता है। तो एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा है, शायद हम साइंस टेक में आपको सॉल्व करवाए थे, राइट? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इन द ग्रासलैंड्स tree do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ग्रासलैंड है, राइट? तो
इस ग्रासलैंड में इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू ट्रीज जो है ये ग्रासेस को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है? मतलब सक्सेशन जब होगा तो क्यों नहीं ये ग्रास रिप्लेस होके यहाँ पे ट्रीज आ रहा है? समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों। पहले तो यहाँ एक टर्म दिया हुआ है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये समझ लीजिए क्या होता है ये। इट इज अ प्रोसेस वेयर वन कम्युनिटी रिप्लेसेस अनदर ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जब भी किसी एरिया में द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज, उसको पाइनियर कम्युनिटी कहा जाता है। पायोनियर है ना, शुरुआत करने वाले। एंड द फाइनल स्टेज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, दिस इज अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। हमसे पूछ रहा है कि ग्रासलैंड में ट्री ग्रासेस को क्यों नहीं रिप्लेस कर देता है। तो आप एक बात बताओ, ग्रासलैंड वाला जो एरिया होगा वहां आपको क्या क्या दिखेगा? आप ये बताओ पहले। वहां आपको लो टू मॉडरेट रेनफॉल दिखेगा। हम लोग अभी सवाना वाला पढ़े थे, सूडान क्लाइमेट, हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल एंड डेजर्ट के बीच में ट्रांजिशनल जोन है, राइट। वहां पे पढ़ा था ना हमने सीजनल रेनफॉल, लो मॉडरेट रेनफॉल। तो जो ये लो मॉडरेट रेनफॉल है, दिस कंडीशन लिमिट ट्री ग्रोथ। दिस कंडीशन अलोंग विथ फायर, इस जगह में आपको फायर भी देखने को मिलेगा। वाटर स्कार्सिटी तो है ही, यहाँ पे कन्वर्जन टू फॉरेस्ट नहीं हो पाता है। सो इन ग्रासलैंड ट्रीज डोंट रिप्लेस grasses due to water scarcity and fire। ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है जो इकोसिस्टम में, वो सबसे पहले होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। सो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब इसके पहले ना मतलब एक दो टर्म है, मतलब एक बार समझ लीजिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वही सब टर्म जो है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूज कर लेगा, या कुछ भी है, या किसी स्टेटमेंट में यूज कर लेगा, एंड फिर हमको पता नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, राइट। तो चलो ये क्वेश्चन तो देख ही लेंगे ना। चलो सबसे पहले क्या है, एक आपको टर्म है नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन। क्या होता है ये नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड टोटल इकोसिस्टम रेस्पिरेशन। सो नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन अगर आप कहीं देख रहे हो एनवायरमेंट में कभी भी, तो उसका मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड टोटल इकोसिस्टम रेस्पिरेशन। मतलब दिस माइनस दिस इज नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन। अब बात यह है कि ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? दिस इज द टोटल कार्बन कैप्चर्ड बाय प्लांट। दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? टोटल इकोसिस्टम रेस्पिरेशन। मतलब कि द कार्बन्स रिलीज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। तो इनको ये जो कार्बन रिलीज कर रहे हैं, इसको जब हम टोटल कार्बन कैप्चर्ड बाय प्लांट से माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन। एंड दिस नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन, इट इंडिकेट द टोटल organic carbon in ecosystem that is available for storage, export, conversion to CO2, right? So this net ecosystem production indicates the total organic carbon जो कि ecosystem में है, and जो carbon available है for storage, export and conversion to CO2. This is net ecosystem production. एक होता है आपको net primary प्रोडक्शन। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन कैप्चर्ड बाय प्लांट्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर देयर रेस्पिरेशन कॉस्ट। तो ऑब्वियसली ना, नेट है तो मतलब कुछ तो माइनस करके आया होगा ग्रॉस से। तो क्या माइनस किया गया है? तो इनको रेस्पिरेशन में कितना खर्च हुआ, वो चीज को माइनस करने के बाद वो अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि कैप्चर किया गया प्लांट के द्वारा, उसको कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी का बात करें ना, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले मैंग्रोव, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स एंड फिर ओशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? दिस इज फ्रॉम 2013। ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। सो जो हम लोग ओल्ड कंप्यूटर्स है या उसके पार्ट्स को जो इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, उसके कारण ई वेस्ट जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट में। सो वो जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके कारण इनमें से क्या क्या रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। अब क्या ये क्वेश्चन आपके इस नॉलेज को चेक कर रहा था या एप्टीट्यूड को चेक कर रहा था? अब सब छोड़ो, बस आप 7th नंबर पे देखो। प्लूटोनियम हमने पढ़ा ना, साइंस टेक अच्छे से पढ़ा है हमने, पीटी 365 को कवर किया हमने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत डिटेल एंड बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में कवर किया था साइंस टेक्नोलॉजी के, राइट। हमने पढ़ा कि प्लूटोनियम क्या है? दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाउ
ये प्लूटोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कहाँ से इसमें आ जाएगा आप बताओ। अब मर्क्यूरी यूज होता होगा, लीड तो पक्का होता है, ठीक है, तो लीड तो होगा, 6 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 6 तो पक्का होगा। लीड वगैरह के बारे में पता है, बाकी नाम नहीं पता है ना, नहीं भी पता है। दूसरा बात है कि कंफ्यूजन है, होगा नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा। बाकी हम मान सकते हैं, जैसे अब ये है, ये आपने नहीं सुना होगा पहले, या अगर बेरिलियम यहाँ लिखा हुआ है, आप नहीं डिसिफर कर पा रहे हो एग्जाम में कि इसका प्रॉपर यूज क्या है, कहाँ पढ़े है, नहीं दिमाग में आ रहा है। लेकिन प्लूटोनियम तो n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते हैं ना, रिस्क ले सकते हैं ना इस क्वेश्चन में, या नहीं ले सकते आप बताओ। तो 7th यहाँ पे है, यहाँ है एंड यहाँ है, नहीं होगा, राइट। तो जब नहीं होगा तो बचेगा क्या, बचा सिर्फ बी ऑप्शन। यूपीएससी सिर्फ यही चेक कर रहा था। एंड अगर इस चीज को आप एग्जाम में सोच पाए, ठीक है, नहीं भी सोच पाए ना, तो समझना ना अगले बार से अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग को खुला रखना है, सोचना है अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के हड़बड़ा गए कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। अरे किसी के बारे में तो पता होगा, समझे बात। तो थोड़ा हिम्मत दिखाना है। एंड हिम्मत कहाँ से आ रहा है, हिम्मत आ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। ये 7th पक्का नहीं होगा, तो ACD नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। AC ड्रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, आपसे AC ड्रेन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि AC ड्रेन का लेना देना किससे है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, हो गया काम खत्म, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। सो AC ड्रेन इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, and these oxides released from burning fossil fuels like coal, oil, gasoline, and these react with water and oxygen from the atmosphere to form acids which fall as either dry deposition or wet deposition। and ये acid rain जो है it harms agriculture, tree, plant by washing away essential nutrients। and acid rain से health problem भी है, जैसे respiratory problem होगा, metal structure को corrode कर देगा, water pipeline खराब कर देगा, buildings खराब कर देता है, जैसे कि ताजमहल, बहुत बार उसके कारण न्यूज में रहता है acid rain। so आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन है, 2013 का है, तो उस समय के हिसाब से आप देख लो, लेकिन सिंपल है, क्यों, क्योंकि हर स्टैटिक बुक में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। With reference to food chain in ecosystem, consider the following statement। पहला, food chain illustrate the order in which a chain of organism feeds upon each other। food chain यही तो बताता है ना, और क्या बताता है। so in an ecosystem organisms are connected through feeding relationship और trophic level, बताया था मैंने, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए खाना बन जाता है, फूड बन जाता है। and so a food chain starts with producer and end with top carnivore, right? so this statement is correct। पहला इसमें है, इसमें है, इसमें है, चलो इसमें है नहीं तो ये तो गया ही। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, फूड चेन आर फाउंड विदिन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। समझिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं समझना। आप बताओ, क्या डॉग को ईट कर रहा है, राइट? डॉग डू नॉट ईट अदर डॉग्स। तो विदिन पॉपुलेशन कैसे हो सकता है, ये तो गलत होगा ना, टू गलत, बिकॉज यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो उसके लिए आपको बहुत रॉकेट साइंस जानने का जरूरत नहीं है ना। इंसान को थोड़ी खा रहा है, दिस इज नॉट फूड चेन। खा रहा होगा तो वो पागल हो गया इसलिए खा रहा है, समझ में आया। सो फूड चेन्स आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज नहीं, ठीक है। थर्ड, a food chain illustrate the number of each organism that are eaten by others। आप बताओ ये हो सकता है, फूड चेन मतलब बता सकता है ये बात। फूड चेन एक तरीके का क्या है कि ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म को ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, यही, एंड वो भी ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी बता रहा है, एंड वो भी कैसा, सिंगल पाथ बता रहा है। एंड यही तो फूड चेन में खामी है ना, जिसके कारण हम लोग फूड वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि देखो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको सिर्फ ये नहीं, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, एंड फिर ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है, बट ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ये भी खा रहा है। दिस इज फूड वेव, राइट? सो अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म दैट आर रिटन बाय अदर। अगर फूड वेव लिखा होता तो थोड़ा सा समझते भी। फूड चेन में तो ये 100% गलत है, नंबर कैसे पता चल जाएगा आपको। सो थर्ड गलत है, थर्ड तो गलत हो गया। आंसर क्या होगा, 1 ओनली। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स या एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। एक बार पूछा था कार्बन टू द एटमोस्फेयर, अभी पूछ रहा है नाइट्रोजन कौन ऐड कर रहा है सॉइल में। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, एकदम यूरिया जो है इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, सो उससे तो नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। 1 पक्का होगा, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। बर्निंग ऑफ कोल डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन, सो बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन ये तो होगा नहीं ना,
ये नाइट्रोजन थोड़ी मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन लिखा होता तो समझते भी। 2 कहाँ है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं होगा। अब आप फिर से बताओ, जैसे आपको पता चला कि अच्छा 1 एंड सी में कुछ होगा, ट्रिक भी लगाना है तो जाएंगे ना डायरेक्ट इसके साथ। लेकिन पढ़ते हैं थर्ड, डेथ ऑफ वेजिटेशन। अब जब वेजिटेशन का डेथ हो रहा है, जब वेजिटेशन मर रहा है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है इंक्लूडिंग ह्यूमस, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, है कि नहीं। एंड छोड़ो ना वेजिटेशन को, इतना नाइट्रोजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ, तो क्या वेजिटेशन में नाइट्रोजन होगा या नहीं होगा, होगा तो 3 होगा ना। तो अब मेरे पास बचता है 1, अब एंड बचता है 1 एंड 3, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा। बट साथ ही साथ वो ऑब्जर्वेशन वाला बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज फ्रॉम 2013। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि सिर्फ फिजिकल स्पेस के बारे में वो टर्म, जिसके मतलब इनमें से जो भी होगा वो टर्म सिर्फ फिजिकल स्पेस के बारे में जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करा हुआ है, सिर्फ उस स्पेस के बारे में नहीं बता रहा है, उसके फंक्शनल रोल के बारे में भी बता रहा है। अब मान लो, हालांकि आज के समय में बहुत सिंपल सा बात है कि लोग इसका आंसर जान रहे हैं क्या होगा, लेकिन बात समझिए, ये 2013 का बात हो रहा है, जब मान लो इतना ज्यादा लोग हो सकता है कि इन्वायरमेंट वगैरह पे फोकस नहीं करते होंगे। ये दोनों ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सिर्फ फिजिकल स्पेस का बात करता है ना, हैबिटेट, होम, रेंज नहीं होगा। फंक्शनल रोल का भी बात करना है, मतलब ऐसा टर्म विच नॉट ओनली टॉक्स अबाउट फिजिकल स्पेस बट ऑल्सो फंक्शनल रोल, है कि नहीं। आज आसान है, आज लोगों को पता है कि दिस इज इकोलॉजिकल नीश, लेकिन क्यों पता है आज, क्योंकि आज लोगों को पता है इकोटोन क्या होता है। एंड आज आपके लिए जो ऑब्वियस है ना कि अरे यार इकोटोन कैसे होगा, राइट, इकोलॉजिकल नीश होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, जब ये टर्म ऑप्शन में आ गया, तब उसके बाद से हर स्टैंडर्ड बुक, हर मैगजीन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स इंक्लूड करने लगा। तो आज आपके लिए ये चीज ऑब्वियस है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले भी बताया कि जो 2025 में कुछ पूछा जाएगा, कुछ अतरंगी सा सवाल, वो सवाल ना 2035 का जो बच्चा होगा जिसको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, उसके लिए ये जो आज आपको टफ लग रहा है ना, ये उसके लिए ऑब्वियस बात होगा। क्यों? क्योंकि 25 में पूछा, 26 या फिर मैक्सिमम 27 2027 के बाद से ना हर नोट्स में ये चीज इंक्लूड होगा। एंड फिर बच्चे पढ़ेंगे ना उस चीज को 27, 28, 29, 30, फिर उधर 5 साल, 9 साल के बाद तो ऑब्वियस हो जाएगा ना वो चीज। तो आज जज नहीं करना है बैठ, जो साल पूछा गया उस साल के हिसाब से देखना है, ठीक है। चलो अब एक एक करके देख ही लेते हैं। तो इसका आंसर तो ठीक है, इकोलॉजिकल नीश होगा। इट रेफर टू, इकोलॉजिकल नीश रेफर टू स्पेसिफिक रोल और रेंज ऑफ कंडीशंस, समझिएगा, इन विच एन ऑर्गेनिज्म थ्राइव्स इंक्लूडिंग इट्स रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज एंड इट्स यूज ऑफ रिसोर्सेज। हर एक ऑर्गेनिज्म का, एंड आई रिपीट, हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिक नीश होता है, इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक फूड, शेल्टर फॉर एनिमल्स, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। नो टू species can occupy the same niche in a habitat. क्यों? Because they would compete for the resources, right? And उससे होगा क्या, एक जो स्पीसीज है वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो इकोलॉजिकल नीश जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये जब सॉल्व करना है, मान लो इकोलॉजिकल, ये टर्म फिजिकल स्पेस के साथ फंक्शनल रोल का भी बात कर रहा है, तो ये दोनों तो पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैबिटेट क्या होता है, दिस इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। दैट एनवायरनमेंट कैन बी टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्च्योरीन, वेयर रिवर मीट्स द ओशन, इट कैन बी ओशनिक इकोसिस्टम। ठीक उसी प्रकार से इकोटोन क्या होता है, अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम यहाँ है, दूसरा इकोसिस्टम यहाँ पे है। अब ये जो ट्रांजिशनल एरिया हुआ, उस ट्रांजिशनल एरिया में क्या होगा आप बताओ? कुछ फीचर्स यहाँ के दिखेंगे, है ना, इस इकोसिस्टम के दिखेंगे, कुछ फीचर्स इस इकोसिस्टम के दिखेंगे, एंड कुछ फीचर्स यहाँ अलग होगा ना। दिस ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम, जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन मरीन इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या ग्रासलैंड, सवाना, सूडान क्लाइमेट पढ़ा था ना हमने, इधर इक्वेटोरियल, इधर डेजर्ट, बीच में सवाना, वो इकोटोन हो जाएगा। ट्रांजिशनल एरिया क्या हो रहा है, इसका फीचर कम होता जा रहा है, एंड इस तरीके का फीचर अब इधर आपको दिख रहा है ना, समझ में आ गया। तो जब आपको इसका पता होता है ये टर्म के बारे में, तो ए भी नहीं होता, आंसर होता बी। सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35,
कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, 2012 का क्वेश्चन है। बैट, बी, बर्ड। कह रहा है विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट। पॉलिनेशन क्या होता है, पढ़ा ना हमने, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू सीड प्रोडक्शन। अब ये पॉलिनेटर्स बीज हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बटरफ्लाईज हो सकते हैं, एंड दे कलेक्ट नेक्टर, दे कलेक्ट पॉलिन एंड कैरी इट बिटवीन फ्लावर्स। एंड इस प्रोसेस से होगा क्या, प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा बाय फर्टिलाइजिंग द एग सेल्स इन द ओवरी, फॉर्मिंग सीड्स। हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि पॉलिनेटर के रूप में कौन काम कर सकता है। बैट भी करेगा, बर्ड भी करेगा, बी भी करेगा। आंसर क्या होगा, डी 1, 2 एंड 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस। देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, दिस वाज इनिशिएटेड इन 2001 बाय यूनाइटेड नेशन। इट एम टू assess the effect of ecosystem changes on human well-being. It aimed to provide scientific guidance for कंजर्वेशन। तो ये मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो कि 2001 में यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था इस चीज को एसेस करना, इस चीज का असेसमेंट करना कि इकोसिस्टम में अगर चेंज हो रहा है ना तो ह्यूमन वेलबींग पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, एंड फिर ये करके, ये असेस करके एक साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करना फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसी ये में, मतलब इसी चीज को ध्यान में रख के मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट आइडेंटिफाई करता है 4 कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या क्या, पहला सपोर्टिंग, दूसरा रेगुलेटिंग, तीसरा प्रोविजनिंग एंड द लास्ट वन इज कल्चरल सर्विसेज। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो ABCD दिया हुआ है इसमें से सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सा है। तो सपोर्टिंग सर्विसेज क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पॉलिनेशन, प्राइमरी प्रोडक्शन। सो सपोर्टिंग सर्विसेज एक ऐसा सर्विसेज है विच आर एसेंशियल फॉर ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज, उसको सपोर्टिंग सर्विसेज कहा जाता है। ठीक, एंड इस चीज के बारे में ना फर्दर डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी स्टैटिक बुक उठाओ उसमें पढ़ने को मिलेगा ये चीज। लेकिन समझिए 2012 में जब पूछा गया था तब ये सब चीज नहीं था बुक में, अब ऑब्वियस हो गया है बहुत से लोगों के लिए ये चीज। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया क्या होगा। उसी प्रकार से कुछ रेगुलेटिंग सर्विस होगा, प्रोविजनिंग सर्विस होगा, कल्चरल सर्विसेज होगा। अगर आप यहाँ तक सही में पहुंचे हो ना, एंड आप सिंसियरली देख रहे हो, आप एक काम करो बस, आप ये तो हमको समझ में आ गया सपोर्टिंग सर्विस ना, आप ये तीनों का एक एक एग्जांपल कम से कम कमेंट बॉक्स पे बताओ। होगा क्या पता है इससे, होगा ये ना आपको मेंस में फायदा करेगा। कोई इकोसिस्टम पे अगर क्वेश्चन आ गया ना, ये तो हम डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि नहीं, कि इकोसिस्टम इतने तरीके से मदद करता है। अरे हटाओ ना मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट को, हम लोग ये चीज मेंस में लिख तो सकते हैं ना। अगर इकोसिस्टम पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, बता सकते हैं एक एक एग्जाम्पल कोट करके। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा एकदम, एंड ये तीनों का रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, कल्चरल सर्विसेज का एक एग्जांपल बताइए, प्लीज बताइए। देखो हम अपने कमेंट सेक्शन पे बहुत सारा कुछ नॉनसेंस वाला पूछ सकते हैं जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं, ताकि कमेंट उस प्रकार से बढ़े एंड फिर वीडियो थोड़ा सा व्यूज वगैरह मिले। लेकिन हम वो फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ना, हम नहीं पूछना चाहते। नहीं तो हम भी पूछते कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये बताइए, है ना, रोज पोस्ट में आ रहा होगा आपको भी। तो एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा इस प्रकार से वो करना पड़ेगा। एक बार देखो बेनिफिट क्या है, एक बार आप अगर खुद से ये चीज करते हो ना, एग्जाम में जब ये आप सही में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई था जो कह रहा था आपसे ऐसा, राइट, कोई तो था, एंड ये लाइफ लॉन्ग आपके मेमोरी में भी रह जाएगा। नहीं तो आज हम बोलेंगे, आज आपके दिमाग से उतर भी जाएगा ये चीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37, what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason। 2012 का क्वेश्चन। अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी दैट फॉर्म द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। पढ़ चुके हैं ना हम लोग, इनमें क्लोरोफिल होता है, जैसे प्लांट्स वगैरह में होता है ना, जो जमीन पे हमें मिलते हैं, जो अगल बगल में हमें प्लांट पेड़ दिख रहा है उसमें जैसे क्लोरोफिल होता है, उसी प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन में भी आपको क्लोरोफिल होता है। एंड दे यूज फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी while consuming carbon dioxide and releasing oxygen। ये तो फाइटोप्लैंक्टन हुआ ना। These phytoplankton are essential for marine ecosystem and they are crucial part of oceans carbon sink। क्यों बताओ, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ले रहा है, और इसको नहीं कहोगे कार्बन सिंक तो और किसको कहोगे। तो पहला देखिए बोल रहा है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी कारण से तो क्या होगा, द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। एकदम ना, फाइटोप्लैंक्टन ही खत्म हो गया
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, तो ये तो इफेक्ट होगा ही, एडवर्सली अफेक्ट होगा। ठीक, दूसरा, द फूड चेन इन ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड ना, ये भी सही है, बिकॉज दे फॉर्म द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन, दे फॉर्म द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड वेव। कौन? ये फाइटोप्लैंक्टन। तो 1 और 2 पक्का होगा। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। देखो डेंसिटी जो है ना, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर टेम्परेचर, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैलिनिटी, तो थोड़ा सा सोचना होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी उड़ान के थ्रू हम लोग कंप्लीट किए, राइट। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे 2011 से 2024। ठीक, हमने वहां देखा था कि वाटर डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। उसी प्रकार से सैलिनिटी के भी रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा। आप बताओ सैलिनिटी एंड डेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन है, बताओ, आप सोचो। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन के डिस्ट्रॉय हो जाने से ओशन वाटर का डेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा, नहीं होगा, बेकार बात है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, क्या कह रहा है फिर से समझिए। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मरीन अपवेलिंग जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी। तो वो मरीन अपवेलिंग जोन जो है वो मरीन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे रहे हैं। क्यों बढ़ा दे रहे हैं? तो ये अपवेलिंग से हो क्या रहा होगा, आप बताओ। अपवेलिंग से सरफेस पे क्या आ रहा होगा? न्यूट्रिएंट्स आ रहे होंगे, एंड दिस इज द सिंगल रीजन कि क्यों अपवेलिंग जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सिंगल रीजन कि किस प्रकार से मरीन प्रोडक्टिविटी अपवेलिंग जोन के कारण इंक्रीज हो जाता है, सिंगल रीजन। सो 2 पक्का होगा, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब सिंगल रीजन बोल दिया तो आपको तो समझ में आ ही गया कि यही होगा। लेकिन बात को समझिए, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, बकवास बात। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ये नीचे से क्या ला रहा है? डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे ला रहा है। जो नीचे रह रहे हैं बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सरफेस पे ला रहा है? नहीं, ये बेकार है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नेचुरल डिकम्पोजर दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इनटू हार्मलेस बाई प्रोडक्ट। हाउएवर दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी in the context of upwelling zones. These microorganisms do not move to surface during upwelling. तो पहला तो गलत ही हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, सेकंड वाला सही है। So upwelling is an ocean phenomena where winds push dense, cool, nutrient-rich water from depth to the surface. उससे होगा क्या? It will replace the warmer, nutrient-depleted water, and this process increases the nutrient availability, boosting primary productivity, supports हाई फिशरी प्रोडक्शन, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? आंसर इज 2 ओनली। एंड अराउंड 25% of world's marine fish catches come from upwelling zones which make up just 5% of ocean surface. ठीक है, now question number 39 and this is the last question of this particular chapter. समझिएगा, important question है, 2011 का question। कह रहा है if tropical rainforest is removed, ठीक है, तो वो रीजनरेट क्विकली नहीं करेगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ऐसा क्यों? यहाँ एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया। ठीक, हमसे कह रहा है कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमूव हो जाए तो इट विल नॉट रीजनरेट क्विकली। अगर हम लोग ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये रीजनरेट क्विकली कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? रेन फॉरेस्ट में नाम से पता चल रहा है, अगर नहीं भी है तो भी समझ में आ रहा है कि रेन फॉरेस्ट में बहुत अच्छा खासा बारिश हो रहा होगा, कांस्टेंट रेनफॉल होता है। कांस्टेंट रेनफॉल होने से यहाँ का जो सॉइल है वो सॉइल न्यूट्रिएंट पुअर होता है। क्यों पुअर होता है आप बताओ? लगातार बारिश हो रहा है तो दिस बारिश विल वॉशेज अवे, एक सेकेंड, this rainfall will washes away the topsoil and it causes leaching, it causes nutrient loss, and this makes the topsoil infertile, slowing the regeneration, जो कि regenerate करने में decades लग सकता है। लेकिन सब सॉइल जो है ना वो फर्टाइल रहता है। इट अलाउ द प्लांट टू ग्रो। जब पेड़ जो है वो इस जगह, उसका पेड़ का रूट जब इस एरिया में पहुंचेगा सब सॉइल वाले में, एंड वो पेड़ इनफ सनलाइट को रिसीव करेगा तब ग्रो करेगा। लेकिन जो टॉप सॉइल है वो इनफर्टाइल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं। सो आंसर क्या होगा? द सॉइल इन रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। एक्सोटिक स्पीसीज
invade the fertile soil of rainforest. Rainforest species are slow growing. Propagules of trees in rainforest have poor viability. Propagules मतलब क्या होता है आप बताओ? Propagules are any part of plant that can be used to grow a new plant. वो seed हो सकता है, vegetative parts हो सकता है, spores हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कह रहा है कि propagules of trees in rainforest have poor viability. सब बेकार के स्टेटमेंट है. करेक्ट आंसर इज, एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ रेन फॉरेस्ट ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आंसर भी यही होगा, ठीक है? आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर द करेक्ट रीजन. ठीक, सो यहाँ हमारा ये सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है. वी हैव सीन 39 क्वेश्चंस. इससे इतना समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है. पहला बात तो ये. दूसरा, ये समझने का बहुत आवश्यकता है कि आपको पढ़ना क्या है. बुक उठा के रीडिंग डालने से कुछ नहीं होगा. पढ़ना क्या है ये समझ में आना चाहिए, एंड ये समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे. साथ ही साथ जैसे ही पूरा सीरीज कंप्लीट होगा एनवायरनमेंट का, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन रिपीट हो, ऑप्शन रिपीट होता है. आज भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन में इस प्रकार से देखे जो ऑप्शन को यूज किए हुए हैं, राइट? जैसे फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ हम पहले ही चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड ग्रुप पे. सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज कमेंट करके बताइए, राइट? थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.